ड्यूरेशन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि चीन से तनाव के बीच अमेरिका के परमाणु बम गिराने वाले 2 बॉम्बर इंडोनेशिया पहुंच गए। बताया गया कि परमाणु बम बरसाने की ताकत रखने वाले ये विमान अमेरिकी विदेश मंत्री के चीन दौरे पर पहुंचने के बाद इंडोनेशिया में उतरे, जहां दोनों विमानों ने आसमान में इंडोनेशिया की वायुसेना के साथ अभ्यास किया। अमेरिका के B-52 विमान परमाणु बम बरसाने की ताकत रखते हैं। ये दुश्मन को पलक झपकते ही पूरी तरह तबाह करने में सक्षम है। यही वजह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री के चीन दौरे के बीच ही जब ये इंडोनेशिया में उतरे तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि एक तरफ तो अमेरिकी विदेश मंत्री चीन के साथ दोस्ती मजबूत करने की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके बम बरसाने वाले विमान इंडोनेशिया में उतर गए। यानी अमेरिका ने चीन की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया, लेकिन उसे चारों तरफ से घेरने की तैयारी भी तेज कर दी। इधर उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक शादी में खाना खाने से 21 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिससे हड़कंप मच गया और फिर उन लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि सोरों से बारात कासगंज आई थी, जहां बारातियों के लिए खाने का इंतजाम किया गया। उस शादी में शामिल बारातियों ने जैसे ही दावत का खाना खाया, अचानक 21 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं डॉक्टरों की टीम के मुताबिक फूड पॉइजनिंग की वजह से इन लोगों की तबीयत खराब हुई, जिनमें कुछ लोगों को दवा देकर घर भेज दिया गया, जबकि कुछ की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। उधर उत्तराखंड के नैनीताल में घूमने आए पर्यटकों और नाव चलाने वालों के बीच झील में ही मारपीट हो गई। नैनीताल आए कुछ लोगों ने 2 नावें बुक कराई थी। बताया गया कि यह पूरा विवाद नाव में घूमने को लेकर हुआ, जिसके बाद घूमने आए लोगों और नाव चालक के बीच झील में ही मारपीट शुरू हो गई। मामला इस कदर बढ़ गया कि मारपीट के दौरान एक आदमी झील में गिर गया। हालांकि जैसे तैसे झील में गिरने वाले आदमी को बाहर निकाला गया, लेकिन इसके बाद देखते ही देखते सारे नाव चालक इकट्ठा होकर पर्यटकों के साथ मारपीट करने लगे। बताया गया कि यह पूरा विवाद नाव में घूमने को लेकर हुआ, जहां घूमने आए पर्यटकों ने 2 नाव बुक कराई थी, लेकिन जब उनके मुताबिक झील में उन्हें नहीं घुमाया गया तो पर्यटकों और नाव चालक के बीच मारपीट शुरू हो गई। इधर दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में संदिग्ध हालात में एक लड़के का शव उसी के घर में फांसी के फंदे से लटका मिला, जहां एक केक भी रखा था। पुलिस ने बताया कि कमरे से बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी और जब वहां पहुंचकर पुलिस ने कमरे का दरवाजा खोला तो उस लड़के का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। उस कमरे में हर तरफ बदबू फैली हुई थी। बताया गया कि वो लड़का वहां अकेला ही रहता था। फांसी दो दिन हो गए मेरे ख्याल से, तो किसी का बर्थडे था। पुलिस के मुताबिक उन्हें कमरे के अंदर से एक केक मिला, जो किसी लड़की का जन्मदिन मनाने के लिए लाया गया था। पुलिस ने बताया कि ये वही लड़की थी जिससे वो लड़का कुछ दिन से बातचीत कर रहा था। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि उस लड़के ने खुदकुशी की या किसी ने उसकी हत्या की। उधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्टंट करने वाले 6 लड़कों पर पुलिस ने एक्शन लिया और बीच सड़क ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप में मोटरसाइकिल नंबर के आधार पर 19,000 का चालान काट दिया। क्योंकि कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये 6 लड़के स्टंट करते दिख रहे थे। सभी लड़के एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे, जिनमें मोटरसाइकिल चलाने वाला लड़का टंकी पर और बाकी 5 उसके पीछे बैठे थे। उन सभी लड़कों ने किसी ने भी हेलमेट तक नहीं पहना था। इस दौरान सड़क से गुजर रहे एक कार सवार ने उन लड़कों का मोटरसाइकिल पर स्टंट करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और जैसे ही गाजियाबाद की लोनी पुलिस ने इस वायरल वीडियो को देखा, इस मामले में संज्ञान लिया गया और मोटरसाइकिल नंबर के आधार पर 19,000 का चालान काट दिया गया, ताकि इस तरह के जानलेवा स्टंट करने पर रोक लगाई जा सके। वहीं विदेशी बाजारों में आई गिरावट के बाद भारत के शेयर बाजार भी लाल निशान में कारोबार करते रहे। शेयर बाजार में लगभग सभी इंडेक्स गिरावट के साथ कारोबार करते रहे और बाजार बंद होने के वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 284 अंक गिरकर 63,238 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 85 अंक गिरकर 18,771 पर बंद हुआ। बैंक, आईटी और कैपिटल गुड्स में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर भी बाजार को संभालने में नाकाम रहे। उधर 62 साल बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर कर्ज का नया रिकॉर्ड बन गया। इसकी वजह यूक्रेन में चल रही जंग को माना जा रहा है। यूक्रेन जंग के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर हुआ और देश चलाने के लिए ब्रिटेन को भारी भरकम कर्ज लेना पड़ गया। ब्रिटेन की सरकार के आंकड़ों के मुताबिक वहां की सरकार पर कर्ज 2.5 लाख करोड़ पाउंड यानी भारतीय रुपयों में करीब 250 लाख करोड़ रुपए हो गया। सरकार पर कुल कर्ज का यह आंकड़ा ब्रिटेन की जीडीपी से भी ज्यादा है। मतलब ये कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह कर्ज में डूबी है। इसके पीछे वहां पेट्रोल, डीजल और गैस की ऊंची कीमतों को बड़ी वजह माना जा रहा है। इस बीच ब्रिटेन के कुछ वैज्ञानिकों पर आत्मघाती ड्रोन बनाने में ईरान की मदद करने का आरोप लगा, जिसके बाद ब्रिटेन की सरकार ने इसकी जांच शुरू करा दी, क्योंकि ब्रिटेन की मीडिया ने दावा किया कि वहां के कुछ वैज्ञानिकों की मदद से ही ईरान ने आत्मघाती ड्रोन बनाया, जिनका इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध के दौरान किया। हालांकि ईरान इस बात से इनकार करता रहा है कि रूस और यूक्रेन युद्ध में उसकी किसी भी तरह की भूमिका है। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक 2 ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों ने ईरान के वैज्ञानिकों को आत्मघाती ड्रोन की स्पीड, ताकत और ऊंचाई तक उड़ने की क्षमता बढ़ाने में मदद की। अब ब्रिटेन की सरकार ने आरोपी वैज्ञानिकों की भूमिका की जांच शुरू करवा दी। अमेरिका ने हाल ही में ब्रिटेन को चेतावनी दी थी कि वो ईरान को ऐसे उपकरण की सप्लाई न करे जिनका इस्तेमाल आत्मघाती ड्रोन बनाने में होता हो।
क्योंकि अमेरिका को शक था कि ब्रिटेन से मिले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल ईरान आत्मघाती ड्रोन बनाने में करता है। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के मुखिया ने रूस की सरकार पर अपने ही लोगों को गुमराह करने का आरोप लगा दिया और दावा किया कि यूक्रेन की सेना कई मोर्चों पर रूस की फौज को कड़ी टक्कर दे रही है। इतना ही नहीं, वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन के मुताबिक रूस कब्जे वाले कई इलाकों से हाथ भी धो चुका है, लेकिन इसके बावजूद रूस की सरकार जंग में बढ़त बनाने के दावे करके अपने ही लोगों को गुमराह कर रही है। वैगनर ग्रुप के चीफ ने दावा किया कि रूस जंग में हथियारों और गोला बारूद की कमी से भी जूझ रहा है, लेकिन सरकार इसे भी लोगों से छिपा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो रूस को क्राइमिया से भी हाथ धोना पड़ सकता है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप के चीफ ने बागी तेवर दिखाए हों। इससे पहले वो कई बार रूस की फौज पर निशाना साधते आए हैं। इस बीच यूक्रेन की सेना ने रूस के एक Mi-24 हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूस का वो हेलीकॉप्टर यूक्रेन एक सैन्य ठिकाने पर बमबारी करने के इरादे से पहुंचा था, लेकिन दावा किया गया कि पहले से ही अलर्ट यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के उस हेलीकॉप्टर पर रॉकेट लॉन्चर की मदद से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और कोई नुकसान पहुंचाने से पहले ही रूस के खतरनाक Mi-24 हेलीकॉप्टर को हवा में ही तबाह कर दिया। हालांकि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि उसके सैनिकों ने यूक्रेन के किस इलाके में रूस के उस हेलीकॉप्टर को ढेर किया। इधर चीन की वाटर बॉम्ब वाली साजिश से निपटने के लिए भारत ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली। चीन ने भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में तबाही लाने की जो प्लानिंग कर रखी है उसकी काट निकालते हुए भारत ने भी उस इलाके में कई बड़े बांध बनाने शुरू कर दिए, ताकि अगर चीन पानी की ताकत से भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों पर हमले की कोशिश करे तो उसे बराबर की टक्कर दी जा सके। आरोप है कि चीन ने असम और अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों को डुबोने के लिए अपने इलाके में बड़े बड़े डैम बनाए, जिनके जरिए वो भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में तबाही लाने की साजिश रच रहा है। लेकिन भारत ने चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए वहां कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम लोग कॉन्शियस हैं कि क्या हो रहा है उस बारे में। मतलब अगर चीन ने वाटर बॉम्ब के इस्तेमाल के बारे में सोचा भी तो उसे भारत की तरफ से इतना तगड़ा जवाब मिलेगा कि उसका बड़ा हिस्सा पानी पानी हो जाएगा। उधर इजरायल ने यूक्रेन के साथ हाथ मिलाते हुए ईरान को दोनों देशों के लिए बड़ा खतरा बता दिया। इजरायल के रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि अगर ईरान परमाणु बम बनाने में कामयाब हो गया तो इससे यूक्रेन और इजरायल दोनों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि पहले ही ईरान पुतिन की मदद से पीछे नहीं हट रहा। यूक्रेन कई बार यह आरोप लगा चुका है कि रूसी सेना ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से उसकी फौज पर हमले कर रही है। हालांकि ईरान ने कभी भी यह बात नहीं मानी, लेकिन अब दावा किया गया कि ईरान को ड्रोन के बदले रूस से जो पैसे मिल रहे हैं उनका इस्तेमाल वो परमाणु बम बनाने में कर रहा है। हालांकि इजरायल के पास भी परमाणु हथियार हैं, लेकिन अगर ईरान के पास भी ये ताकत आ गई तो इजरायल के लिए उससे भिड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो अभी से ईरान को घेरने के लिए अलग अलग देशों को अपने साथ लाने की कोशिश में जुटा है, ताकि जरूरत पड़ने पर ईरान को सबक सिखाया जा सके। इधर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बीजेपी और तेलंगाना के सीएम केसीआर की पार्टी बीआरएस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। वहां एक कार्यक्रम के दौरान दोनों पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस वालों के सामने ही धक्का मुक्की करने लगे और फिर काफी देर तक हंगामा होता रहा। हैदराबाद के गन पार्क में बीजेपी और बीआरएस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। तभी किसी बात को लेकर हंगामा होने लगा। वहां मौजूद पुलिस वाले दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाते नजर आए, लेकिन हंगामा इतना बढ़ गया कि वो पुलिस वालों से ही धक्का मुक्की करने लगे। काफी देर तक हंगामा होने के बाद पुलिस ने दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं को शांत कराया और वहां से वापस भेजा। इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई बड़े शहरों में आयकर विभाग ने गहनों के कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हवाला और टैक्स चोरी की आशंका के बाद आयकर विभाग की टीमों ने यह कार्रवाई की, जिसकी वजह से सर्राफा कारोबारियों में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग की टीमों ने लखनऊ समेत कानपुर और नोएडा में कई बड़े सर्राफा कारोबारियों की दुकानों और घरों पर छापा मारा। कानपुर में नयागंज, बिरहाना रोड और सिविल लाइन समेत शहर के कई सर्राफा कारोबारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई, जबकि लखनऊ के महानगर, चौक और अमीनाबाद इलाकों पर इनकम टैक्स की टीमों ने छापा मारा। इस दौरान आयकर विभाग की टीम ने उन दुकानों के सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया। इससे पहले उन सभी के मोबाइल भी अपने पास जमा करवा लिए गए ताकि वो इसकी जानकारी किसी को न दे पाए।